Good morning, sir. Good morning. चलो तो आज तो सर हाँ बेटा सर वो जो प्रोफेज 1 के जो लास्ट 2 फेज थे वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ हाँ जरूर जरूर चलो करते हैं। सर चलो देखते हैं तो सर एक प्रोफेज का डाउट लास्ट बोलो बोलो। सर उसमें ये प्रोफेज में जो आपकी पीडीएफ है उसमें दिया था कि पाइपलाइन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पेज है और डिप्लोटिन में भी वो लॉन्गेस्ट पेज है, तो अगर ऑप्शन में दोनों आए तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए है ना ये सर कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस, ये सर ठीक है, तो अगर पूरे मियोसिस का पूछे एक मिनट बेटा, हाँ कि पूरे मियोसिस का पूछे ठीक है, ये तो सर आप बोलोगे प्रोफेज 1 पहली बात। ये लिखते जाओ सब लोग लिखते जाओ। अगर पूछ ले द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, तो आंसर होगा प्रोफेज 1 है ना। ओके सर और अगर क्वेश्चन पूछे लॉन्गेस्ट फेज इन प्रोफेज 1 है ना, आ रही बात समझ। ये सर हाँ तो अगर क्वेश्चन पूछे कि लॉन्गेस्ट फेज इन प्रोफेज 1 तो किसका नाम बोलोगे? बोलो। पाइपलाइन अब 2 ऑप्शन मैंने बताए थे आपको, ठीक है। और डिप्लोटिन। हाँ ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है डिप्लोटिन। ओके सर सर आपने बोला था ना कि दोनों सेम ही होंगे। हाँ लगभग सेम होता है, ठीक है, जब ड्यूरेशन दोनों का सेम है। लेकिन मान लो कि तुमको ऑप्शन अगर ए दे दिया, दोनों में से एक सेलेक्ट करने, तब क्या करोगे? आ रही बात समझ बेटा? ओके यस सर सर। अगर ये दोनों में से एक दे दिया सेलेक्ट करने, तब क्या करोगे? तो लिख लो द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस इज, या द लॉन्गेस्ट स्टेज इन प्रोफेज 1 इज डिप्लोटिन, ठीक है। ठीक है बेटा, तो लिख लिया सबने? ये बताओ। Yes, sir. हाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए बाद में। मैंने बता दिया कि अगर प्रोफेज 1 में अगर एक ऑप्शन चुनने बोल दे आपको, अगर आपको ना दिखे है ना, कौन ना दिखे, एनाफेज ना दिखे, ठीक है, तब तो तुम किसको कर दोगे बेटा? एनाफेज नहीं दिखेगा तो किसको कर दोगे? डिप्लोटिन। अगर इन दोनों में से भी चुनना हो, एना मतलब एनाफेज बोल रहा हूँ आपको, पैकाइटिन और डिप्लोटिन इन दोनों में से भी चुनना है तो किसको चुनोगे आप? डिप्लोटिन को। जब डिप्लोटिन नहीं होगा अगर ऑप्शन में, तब किसको सेलेक्ट करोगे? पैकाइटिन को। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. हाँ सर अब एक बार डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ बेटा। देखो चलो बहुत सिंपल चीजें हो रही है उसमें, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस में। चलो उससे पहले का आपको पैकाइटिन तक समझ में आ गया था बेटा? ये बताओ। यस सर तो देखो पैकाइटिन में हमने क्या किया था बेटा? ओवरलैपिंग। बहुत सिंपल चीज है, डिप्लोटिन तो बहुत मतलब आसान है। देखो हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया था बेटा, जल्दी बताओ। यस सर क्रॉसिंग ओवर हुआ था किस फेज में? ये बताओ। पैकाइटिन पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर करवाया आपने, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गया बेटा, तो क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ था उस साइट को क्या बोलते थे अपन? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस साइट पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना था, क्योंकि कायजमेटा बोलते थे, ठीक है। अब एक कायजमेटा के पास अटैच है कौन? आपका दोनों क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, पहली बात। दूसरी बात बेटा, एक और बात बताई थी मैंने कि एक और जगह पे पहले से ही क्रोमोसोम क्या अटैच है, एस्टैब्लिश है, उसको कौन करके रखा था बेटा? कोई बताओ जल्दी से। वो जगह, हाँ क्या क्या बोलो जोर से बोलो। Synaptonemal complex. एग्जैक्टली सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि अब क्रॉसिंग ओवर हो गया ऐसे, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें क्या करना है? उसको सेपरेट करना क्रोमोसोम को। क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना है बेटा? क्रोमोसोम को सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा? जो जो उसको पकड़ के रखा है उसको अपन क्या करेंगे बेटा? उसको क्या करेंगे? हटाएंगे, है ना।
तो हटाएंगे मतलब उसको पहला पकड़ के रखा हुआ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो पहले उसको हटाना होगा। दूसरा पकड़ के रखा हुआ इसको कौन, कैजमेटा, उसको हटाना कैजमेटा। होगा, है ना, तो उसको हटाना होगा। सिंपल सी बात है, वही तो डिप्लोटिन में हो रहा है। देखो डिप्लोटिन का सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि हम क्या करते हैं बेटा, इसको हटाना शुरू कर देते हैं सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को। तो देखो ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है। Beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex। हमने synaptonymal complex को हटाना शुरू कर दिया। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, है ना। यस सर। तो कौन हटना Yes. शुरू हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से हटना शुरू, हट गया वो, ठीक है। अब हट गया तो देखो ऐसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ना पूरे क्रोमोसोम को बाइंड करके रखता है। तो क्रोमोसोम पूरी तरह से खुल गया। मान लो ये क्रोमोसोम था, यह पूरे को यहाँ से यहाँ तक बाइंड करके रखा था कौन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बाकी जगह खुल गया क्रोमोसोम, बस एक जगह सेपरेट होना बाकी है, जहाँ पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, है ना। मतलब अब चाइजमेटा बस उसको पकड़ के बैठा हुआ है, अब उसको हटाना है। तो अगला काम क्या होगा, चाइजमेटा देखो हमेशा थोड़ा सा नीचे बनता है। ये मान लो एंड है क्रोमोसोम का, ध्यान दो, ये एंड है क्रोमोसोम का, देखो चाइजमेटा थोड़ा नीचे नीचे बना है कि नहीं, थोड़ा नीचे है कि नहीं, है ना। अब ये चाइजमेटा अपने आप को ऊपर ऐसे खिसकाना शुरू करेगा करेगा करेगा, फाइनली ऐसे निकल के बाहर। आई बात समझ, यस सर। बोलो बेटा। तो यही दो मेन काम तो हो रहा है यहाँ पे, यही दो मेन काम होता है आपका। पहला क्या, जो जो क्रोमोसोम को पकड़ के बैठा है उसको हटाना है। तो आपका पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या किया हमने, चाइजमेटा को भी हटाना शुरू किया। मतलब ये पूरी तरह से हटता नहीं है, यहाँ पे शुरुआत होती है। हटता कब है, अगले फेज में जाके, दैट इज डायकाइट। क्लियर है, यस सर। हाँ तो वही तो लिखा हुआ है देखो, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज recognized by the dissolution of synaptonymal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other। मतलब वो जो bivalent chromosome है दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, except at the site of crossover। crossover कहाँ हुआ था बेटा, कैजमेटा। बस वहां पे रुका रहेगा, बाकी सब जगह क्या होगा, वो सेपरेट हो गया क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है पूरी तरह से। अगला क्या है, this process of initiation of separation because of dissolution of synaptonymal complex is called desynapsis। जब दो होमोलोगस पेयर पास में आए थे तो उसको क्या बोलते थे अपन, जल्दी बताओ। Synapses. सिनैप्सिस, है ना। तो अब ये अलग हो रहा है तो अब क्या बोलेंगे इसको, डिसिनैप्सिस, Desynapses. ठीक है। अब देखो the separation of the homologous chromosome is not completed। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा। सिंपल सी बात है सर, क्यों आप बोल रहे हो नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी तो बताया बस अभी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटा है, जहां पे चाइजमेटा है वो अभी हटना शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। खत्म किस फेज में होगा बेटा, वो अगले फेज में, दैट इज डायकाइनेसिस। Dikinesis. क्लियर है बेटा सबको, क्लियर है। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. देखो the separation of the homologous chromosome is not completed, they remain attached at one or more points। अब बोलोगे सर one or more point क्यों लिख दिया सर आपने, क्योंकि आपको कल ही बताया था बेटा कि जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का फ्यूजन है एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था, क्या देखा था बेटा, देखो यहाँ डायग्राम में कि देखो तो कितने कैजमेटा का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे बेटा, एक या दो, दो बना है 2. कि नहीं। तो अभी जहां जहां कैजमेटा बनेगा वहां वहां अभी क्रोमोसोम अटैच है इस फेज में, किस फेज में, डिप्लोटिन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बेटा समझ में आ रहा है ऋषित, यस सर। तुम ही पूछा था ना। यस सर। हाँ नहीं समझ में आया तो बोलना बेटा, ठीक है, फिर से बताएंगे, कोई बात नहीं इसमें। Okay. पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड चाइजमेटा। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसी को क्या बोलते हैं अपन, चाइजमेटा बोलते हैं। व्हिच आर सीन, एज आपको बताया था मैंने, क्रॉसिंग ओवर हुआ था पकाइटिन में, तो चाइजमेटा बन गया था पकाइटिन में, लेकिन विजिबल कब हुआ बेटा, ये दिखाई देना कब शुरू होगा, पूरा एक शेप का है, डायकाइनेसिस। डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में, हाँ ठीक है। अब आगे देखो बेटा, overlapping points of two non-sister chromatids where genetic material exchange takes place is called as चाइजमेटा। कल ही बता दिया था। It is the longest phase of prophase 1, इसी को बोलेगा longest phase। पकाइटिन इससे थोड़ा कम होता है ड्यूरेशन में, और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन में कौन होता है प्रोफेज 1 में बेटा, प्रोफेज 1 में कौन होता है, डिप्लोटिन। देखो क्वेश्चन दो तीन तरीके से। एक तो पूछ लेता है कि पूरे मियोसिस में, पूरे माइटोसिस में, ऐसे कि पूरे सेल साइकिल में, हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मियोसिस की भी माइटोसिस की भी। ध्यान से बेटा सुनना क्वेश्चन क्या क्या है और सब लिख लेना है सब। पहला क्वेश्चन, पूरे सेल साइकिल में वेदर इट इज माइटोसिस वेदर इट इज मियोसिस, सबसे लंबा फेज कौन है, प्रोफेज 1। G1।
लिखते जाओ। ना G1 प्रोफेज 1 वो तो इंटरफेज हो गया बेटा, हटाओ। मतलब माइटोसिस मियोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है? आ रही बात समझ? इंटरफेज उसको हटा दो। यस सर। अपन जब सेल डिवीजन वाला फेज है उसमें बात कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका? प्रोफेज 1। प्रोफेज जो माइटोसिस का होता है ना उससे भी लंबा होता है प्रोफेज 1। तो पूरे अगर कोई पूछ ले कि माइटोसिस में मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है तो क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 लिखते जाओ ना। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन एंटायर सेल साइकिल, और ब्रैकेट में लिखना माइटोसिस प्लस माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ, ऐसे करके। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा दोनों में मिला के, माइटोसिस को भी मियोसिस को भी मिला के कौन सा होगा बेटा? प्रोफेज। प्रोफेज 1। हाँ, दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? मियोसिस में गलत आंसर था, प्रोफेज। पहले प्रोफेज को बोलेंगे ना भाई, प्रोफेज के अंदर आता है ना डिप्लोटिन, जल्दी बताओ, है कि नहीं? यस बोलो। सर। तो क्या बोलेंगे? कोई पूछे कि मियोसिस में सबसे बड़ा कौन होता है तो क्या बोलोगे बेटा? प्रोफेज 1। प्रोफेज, है ना? प्रोफेज 1, वेरी गुड, है ना? अब कोई पूछे कि प्रोफेज 1 में सबसे लंबा फेज कौन होता है तो क्या बोलोगे? डिप्लोटिन। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ, यही सब गलती कर लेते हैं सब, है ना? इसलिए बोला कि हर चीज को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बनाओ और अलग अलग लिख लो, ताकि कभी बाद में डाउट होने का कोई चांसेस ना हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ पे बता दिया था आपको, दो ही काम मेन हुआ। अगर हम समरी करें ना, डिप्लोटिन में दो ही काम हो रहा है सर। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, और दूसरा जो चायजमेटा था ना वह टर्मिनल एंड पे जाना शुरू किया अभी, है ना? उसी प्रोसेस को बोल देते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायजमेटा। मतलब अभी शुरुआत हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से देखो ना, ये मान लो कि यहाँ पे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ये है चायजमेटा, यहाँ ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ से रखना शुरू किया, और जैसे ही डाइकाइनेसिस आ गया पूरी तरह से बाहर निकल गया। आई बेटा समझ? जल्दी बताओ, बोलो, समझ में आया? यस सर। आगे देखो, यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बहुत बार पूछा हुआ है ना? कि कहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेज है जिसमें वर्टिब्रेट का oocyte या एग सालों साल तक रह सकता है सस्पेंडेड? क्या बोलोगे, कौन सा स्टेज? डिप्लोटिन। है ना? ठीक है। In oocytes of some vertebrates, diplotin stage last for months or years, and at this stage the chromosome decondenses, यहाँ पे chromosome decondense होते रहता है, and engaged in rapid synthesis of RNA. This suspended diplotin stage is called dictyotin stage. मान लो डिप्लोटिन तक आ गया कोई सेल, वहां पे आके अब रुक गया, अब आगे का डिवीजन नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं सस्पेंडेड डिप्लोटिन स्टेज। क्लियर है बेटा? बोलो। यस सर। देखो, यह चार्जमेटा आपको देखो एरो दिखाया है, मतलब यह चार्जमेटा का टर्मिनलाइजेशन शुरू हुआ है, मतलब ये टर्मिनल एंड पे मूव करना शुरू किया है, तो हो गया। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो प्रोफेज के लास्ट में किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया, है ना? और जो मेन काम हुआ क्या आपका, जो टर्मिनाइजेशन शुरू हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा? चलिए बताओ। यस सर। हाँ, तो हो गया, खत्म हो गया। आया ऋषित समझ में? बोलो ऋषित, यस सर। कोई डाउट है अभी भी? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो मेटाफेज 1 पे आ गए। अब यहाँ से बेटा बहुत आसान है, यहाँ से बस उसी का कॉपी कर देना है। किसका बेटा? किसका? माइटोसिस का, विद सम चेंजेस, है ना? अब चेंज अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कितने क्रोमोसोम को लेकर चलना है बेटा एक साथ? हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम है, हमारे पास पेयर में है, होमोलोगस पेयर है हमारे पास, तो अब हम पेयर में लेके चलेंगे, बस यही फर्क है। और पेयर में लेके चलने के कारण कुछ चेंजेस होंगे, देखते हैं मेटाफेज। ड्यू टू disintegration of nuclear envelope, the chromosome moves into the cytoplasm। पक्की बात है। अब यहाँ पे आके क्या हुआ बेटा? यहाँ पे आके क्या हुआ? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब टूट गया ये, तो अब सारा क्रोमोसोम कहाँ आ जाएगा बेटा? कहाँ आ जाएगा, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में आ जाएगा कि नहीं? बोलो, आएगा ना? क्या सो के उठे हो क्या सबके? आपको तो शायद एक लेक्चर हो गया है ना अभी। कौन सा लेक्चर हुआ था आपका? फिजिक्स? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छा, तो 2 लेक्चर हो गया तुम लोग का, एक ही हुआ होगा ना?
या दो हो No, गए? sir. 2. दो हो गए? कितने लेक्चर हो गए बेटा? दो या एक अभी तक? आज 2 दो 2. हो गए, तब तो Sir, अभी 2 तो जग, lectures. हाँ तो जग गए हो गए ना अभी तक तो। बोलो सब लोग, समझ में आ Yes, रहा है ना? sir. पहले ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है? विश्वास समझ में आ रहा है बेटा? यस सर प्रिया समझ में आ रहा है? खुशी समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, तो समझ में आया तो बोलो। चलो आगे देखते हैं। बोलने से क्या होता है ना बेटा कि पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ख्याति समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. विश्वास? सर मेरा लास्ट लेक्चर स्किप हो गया था सो अच्छा, अभी कैसे हो गया था स्किप? क्या करा, क्यों करा स्किप तुमने, ये बताओ। सर वो हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी इसलिए। अच्छा, तो वीडियो नहीं देखा? सर नो, अभी हाफ देखा है, हाफ बाकी है। चलो कोई नहीं, जाके देख लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, एक बात सुनो, नंबर मैंने देखे सबके, ठीक है? नंबर में इम्प्रूव करने की जरूरत है तो सब लोगों को अभी। और रिजल्ट आप लोगों को मिल गया है? Yes. Yes, sir. रिजल्ट मिला आप लोगों को, है ना? इसमें जितने सबके हैं बेटा और इम्प्रूव करो तो एकदम सबके सबको एकदम बहुत बेहतरीन नंबर आना चाहिए। अभी मैं रिजल्ट पे नहीं बोलूंगा, अभी आप और इम्प्रूव करो, इस बार के पेपर में और अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ड्यू टू disintegration of nuclear envelope, the chromosome moves into the cytoplasm. The bivalent chromosomes lying themselves on the equatorial plate. मेटाफेज है तो आपको सबको पता है मेटाफेज में क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बीचों बीच, पूरा सेंटर में आ जाएगा ना, इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो ये सब बातें वही है। डिफरेंस क्या है देखो, the centromeres of the two chromosome are arranged in two rows at the equator, so double metaphasic plate is formed. क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार पूछा है। देखो अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, समझना है हमें, यहीं से बात समझनी है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो क्योंकि ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे एक ही क्रोमोसोम था ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। मतलब यहाँ पे डबल डबल क्रोमोसोम नहीं है ना, तो एक ही मेटाफेजिक प्लेट बना, एक बनाई, है ना? लेकिन यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस में नीचे है ना, तो अब देखो तो कितने मेटाफेजिक प्लेट बन रहे हैं? एक की दो, एक ये बना, 2. एक नीचे वो बना, मेटाफेज। दो मेटाफेजिक प्लेट बनेगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा ये बात सबको? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे कितने Yes, मेटाफेजिक sir. प्लेट बनेंगे बेटा? 2. पूछता है कि डबल 2. मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड इन मियोसिस और माइटोसिस। तो क्या बोलोगे? मियोसिस। Meiosis. वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मियोसिस 1 में कि मियोसिस 2 में, तब क्या बोलोगे? Meiosis 1. 1, Meiosis 1. है ना? तो एकदम क्लियर होके पढ़ना है, तभी आंसर होता है नीट में, नहीं तो नहीं होता है। आगे देखो, अब हम बार बार बाइवैलेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कहां से? मेटाफेज से ही, मेटाफेज बोल रहा हूँ सॉरी, हमारे पास जाइगोटिन से ही क्रोमोसोम किस फॉर्म में आ गया था? जल्दी बताओ। बाइवैलेंट फॉर्म में आ गया था ना बेटा। जाइगोटिन में क्या हुआ था? पेयरिंग हमने किया था, जैसे ही पेयरिंग किया दो क्रोमोसोम साथ में हो गए विथ 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट डायड बोलते थे। किसमें? जाइगोटिन में। और उसी को अगले फेज में आके दिखने लग गया अच्छे से, तो क्या बोल दिया? बाइवैलेंट टेट्रा। Tetra. तो देखो क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत मजेदार आता है, इस पे दिमाग हिल जाएगा। तो याद रखने का, बाइवैलेंट कब से बोलना शुरू किया, कहां से बाइवैलेंट? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वी हैव अ बाइवैलेंट क्रोमोसोम इन दिस फेज, कोई फेज का नाम दे देगा, तो अगले फेज में कितने सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिलेंगे? देखो क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन है, इफ वी हैव one pair of bivalent chromosome, है ना? या if we have one bivalent chromosome in zygote stage, then how many chromatids will be there in that chromosome in कौन सा स्टेज पूछ लेगा कोई भी, पकाइटिन में पूछ लेगा या डिप्लोटिन में पूछ लेगा या मेटाफेज में पूछ लेगा, कितने क्रोमैटिड होंगे? 2. 2 क्रोमैटिड होगा बाइवैलेंट। 4 4. 4 क्रोमैटिड। बाइवैलेंट मतलब क्या होता है बेटा? बाई मींस 2, 2 क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे? 4, 4. है ना? तो आंसर क्या करना है? 4। कब तक आंसर है 4 होगा बेटा? कब तक? कब तक? किस फेज तक? मेटाफेज तक। जैसे ही एनाफेज में जाएंगे, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ, Yes, आ sir. जाएगा कि नहीं? है ना? तो ये सब यही दिमाग लगाना है बस। देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो और ज्यादा दिमाग खुलेगा इन सब चीजों पे। The distribution of the bivalent chromosome are at random, that is there is no fixed direction in which paternal और maternal chromosome would face। मतलब कि यहाँ जो बाइवैलेंट बना ना आपका, जो मेटाफेजिक प्लेट, डबल मेटाफेजिक प्लेट, इसमें ऐसा नहीं है, डिसाइडेड नहीं है कि मदर का क्रोमोसोम ऊपर रहेगा
और फादर वाला नीचे रहेगा। मतलब हो सकता है यहाँ पे मदर वाला ऊपर है, फादर वाला नीचे, हो सकता है यहाँ वाला मदर वाला ऊपर और इधर फादर वाला। मतलब ये कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा मदर का ऊपर रहेगा क्रोमोसोम, फादर का नीचे रहेगा। हो सकता है मदर का ऊपर हो तो फादर का नीचे हो, फादर का भी ऊपर हो सकता है, मदर का नीचे हो सकता है। आए बेटा समझे बात? जल्दी बोलो, है ना? बोलो। दो Yes, sir. क्रोमोसोम है ना हमारे Yes, पास, sir. दो क्रोमोसोम में बेटा वो डिसाइड नहीं होता कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, कोई भी रैंडम होता है ना? अगर मेटाफिजिक प्लेटर मतलब क्या, एक क्रोमोसोम इधर है, एक क्रोमोसोम इधर है। इसमें यह डिसाइड नहीं है कि हमेशा मदर का ऊपर रहेगा, फादर का नीचे रहेगा। मान लो यहाँ मदर फादर ऊपर है तो हो सकता है यहाँ फादर ऊपर है, यहाँ मदर। मतलब यह अरेंजमेंट रैंडम होता है, ठीक है? लेकिन एक पक्की बात है कि हमेशा दो दो क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये कौन सा पेयर है? होमोलोगस पेयर है। एक मदर के साइड का, एक फादर के साइड का, उसी को तो बोलते हैं होमोलोगस पेयर। ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, आगे sir. देखो, आगे देखो। Microtubules of the spindle fibers from opposite poles attached to the centromere of the chromosome facing towards it, है ना? अब सेंट्रोमियर क्यों बोला? आप तो बोलोगे सर ये काइनेटोकोर से होता है ना। बिल्कुल, सेंट्रोमियर में क्या होता है बेटा? काइनेटोकोर, उसी में आके स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। तो कैसा कंडीशन है हमारे पास? ऐसा कंडीशन है, कुछ देखो, एक क्रोमोसोम मदर का है ऐसे, और एक फादर का है ऐसे करके। अब दोनों पोल से क्या है? स्पिंडल फाइबर, इधर वाला इसको अटैच किया, इधर वाला इसको अटैच किया। ठीक है बेटा, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, सिंपल वो वाला जो पढ़ा होगा ना, जो माइटोसिस, वही काम हो रहा है, बस यहाँ पे दो क्रोमोसोम है, यही फर्क है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स of the spindle fibers from opposite poles attached to the centromere of the chromosome facing towards, जिस साइड में जो क्रोमोसोम होगा उधर ये क्या होगा? वो अटैच होगा जाके। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा चलो, आप ही के क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा था। आपका क्वेश्चन हो गया, सेट हो गया, अच्छे से तैयारी करो। हाँ देखो बेटा, अब microtubules of the spindle fibers from opposite poles attached to the centromere of the chromosome facing toward, जो क्रोमोसोम जिधर होगा, सिंपल सी बात है कि इधर वाला पोल वाला, ये देखो इधर, आपको जानते हो। अब ये सब बातें क्यों डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है बेटा? कौन बनाता है? Centriole. सेंट्रियोल बनाता है ना? सेंट्रियोल से आपने ये भी Tubule. पढ़ा था, माइटोसिस में भी पढ़ा था, क्योंकि वहां पे माइटोसिस में सिंगल क्रोमोसोम था तो तोड़ दिया था क्रोमैटिड को, एक को ऊपर खींच के ले गया था। यहाँ पर डबल डबल है ना हमारे पास, ऐसे एक क्रोमोसोम ये है मान लो, दूसरा ये है मदर साइड का, फादर साइड का, ऐसे एक इधर से अटैच होगा, एक इधर वाला। अब ये एक क्रोमोसोम को ऊपर खींच के ले जाएगा, एक एक क्रोमोसोम को नीचे खींच के ले जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटा, क्या टूटेगा? बोलो, यहाँ सेंट्रोमियर टूटेगा No. बेटा? No, sir. नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम है बेटा, एक को पूरा ऊपर ले गया, एक को नीचे ले आया। यहाँ सेंट्रोमियर तोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइटोसिस में तो एक ही क्रोमोसोम था ना, तो इसको सेंट्रोमियर को नहीं तोड़ेंगे तो कैसे एक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? आई बात समझ? बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो देखो, ये भी एक मेजर डिफरेंस यही है, यही पूछता है क्वेश्चन। देखो मैं सब तो बता ही दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, जो समझदार होगा लिख लेगा। ऐसा हिंदी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, हमें क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूँ हिंदी में, आप हिंदी में डाल दो, आपको गुजराती में जैसे बोलते हो गुजराती में डाल दो, बस कॉन्सेप्ट बनने से मतलब है ना? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन देखो क्या पूछता है कि माइटोसिस और मियोस, सॉरी, माइटोसिस के मेटाफेज एंड मियोसिस के मेटाफेज में
डिफरेंस है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस के मेटाफेज में क्या डिफरेंस है। ये बात समझ में आई, क्वेश्चन क्या पूछा ये बताओ। मैं Yes, लिख दे sir. रहा हूँ, यहाँ एक स्क्रीन शेयर कर रहा मैं, ध्यान से देखो। दिख रहा है स्क्रीन बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ माइटोसिस, सब कुछ दिख रहा है बेटा, इधर लिख रहा हूँ मैं माइटोसिस, एक साइड में लिख रहा हूँ बेटा क्या, मियोसिस 1, ठीक है। एक साइड माइटोसिस है और एक साइड क्या लिखेंगे अपन, जल्दी बताओ, मियोसिस 1, Meiosis. ठीक है। अब देखो, हमें बता रहा है माइटोसिस के मेटाफेज और मियोसिस के मेटाफेज में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, मेटाफेज में खुद से सोचो, पहला डिफरेंस क्या है। Metaphysic plate. मेटाफेजिक प्लेट, वेरी गुड। माइटोसिस के मेटाफेज में कितने मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे, ये बताओ। 1. सिंगल। लेकिन लेकिन मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में कितने प्लेट बनेंगे, 2. 2. 2. पहला डिफरेंस तो ये हो गया बेटा, हो गया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा दूसरा सेंट्रोमियर माइटोसिस के डिवाइड नहीं मेटाफेज होता. में सेंट्रोमियर क्या होगा, स्प्लिट होगा, टूटेगा, है ना। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, इन माइटोसिस, इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, है ना। बट इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, Centromere. Centromere. है कि नहीं, होगा कि नहीं ये डिफरेंस, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये बात सबको समझ में आई बेटा, क्या बोला। Yes, sir. हाँ, तो यह डिफरेंस आप याद रखोगे, जो जो नहीं लिखा है लिख लो अभी। इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, लिख लो एग्जैक्टली यही लिखना है आपको। इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेटाफेजिक प्लेट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। लिख लिया, बताओ, लिख लिया Yes, sir. सबने। Yes, sir. दूसरा दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 there is formation of double metaphasic plate. In metaphase of meiosis 1 there is formation of double metaphasic plate. क्लियर है बेटा, क्लियर है, लिख लिया सबने। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट, सेकंड लिखो, मेटाफेज मियोसिस वाले में लिखोगे क्या, लिखोगे माइटोसिस वाले में क्या लिखोगे, इन, लिखो, इन मेटाफेज ऑफ, इन मेटाफेज ऑफ, इन मेटाफेज ऑफ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
Excuse me, sir. तो लास्ट में जो लिखा था लिख लिया था आपने? ये बताओ। मेटाफेज और जो मियोसिस और माइटोसिस का लिख लिया था सबने? यस सर। दोनों डिफरेंस हो गया था? हाँ सर। चलो ठीक है।
तो हमने लिखा था the microtubules of the spindle fibers from opposite poles attached to the centromere of the chromosome facing towards it, ये बता दिया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस, याद करो वहां पे भी मेटाफेज में, आपके माइटोसिस के मेटाफेज में दो फाइबर का फॉर्मेशन हुआ था, याद है आपको? याद है? एक sir. डिसकंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस, एग्जैक्टली सब कुछ है, सेम है, बस यहाँ पे अपन को कितने क्रोमोसोम को लेकर चलना है बताओ? कितने क्रोमोसोम को? 2 को। 2 सिंपल सा, बाकी सारा काम सेम। वहां पे बना था डिसकंटिन्यूअस फाइबर, कंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस किसको बोला था? जो किससे जाके अटैच हो गया था? क्रोमोसोम से। कंटिन्यूअस किसको बोला था? जो एक पोल से निकला था और कहां पहुंच गया था? दूसरे पोल पे, है ना? सेम यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर्स एंड डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, है ना? कैसे बनता है बताया था आपको, डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कोई फाइबर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसी कारण आपका सेपरेट हो पाता है ये सब। Formation of discontinuous fibers and continuous fibers and differential contraction of discontinuous fiber leads to the alignment of homologous chromosome on the equatorial plate और metaphasic plate। कोई पूछ ले कैसे क्रोमोसोम, मतलब अभी क्या था इस फेज से पहले कहीं कहीं स्कैटर्ड था, अबे कैसे एकदम बीचों बीच आ गया? ये 3 कारण है इसका। एक तो आपका फॉर्मेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फाइबर, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस फाइबर, और तीसरा डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। अब डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन समझो बेटा क्या है? बहुत लोग सोच रहे होंगे डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। आप खुद से सोचो, ऐसे देखो, अगर मान लो कि एक क्रोमोसोम इधर है, ध्यान देना सब लोग, एक क्रोमोसोम मान लो यहाँ है, एक एकदम यहाँ है, एक मान लो कि यहाँ पे है, तो जो आपका डिसकंटिन्यूअस फाइबर है, जो पास में, जितना पास में होगा सेंटर से, मान लो सेंटर है, सेंटर से जितना पास में होगा इसको कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेंटर से जितना दूर होगा उसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो हमारा एम क्या है बेटा? हमारा एम है कि सारे क्रोमोसोम को सेंटर में लेके आना है मेटाफेज में। पहली बात ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत आसान है, मतलब सोचना इसको दिमाग में। देखो हमारा एम है कि जो भी क्रोमोसोम यहाँ वहां है, मान लो ये क्रोमोसोम इधर है एक, इधर है एक, मैं ऐसे सीधे बना रहा हूँ, इधर है, कुछ यहाँ है, और ये सेंटर है मान लो, और कुछ यहाँ है। अभी क्रोमोसोम इस फेज से पहले क्या स्कैटर्ड है पूरे साइटोप्लाज्म में, हमें इसको सेंटर में लाना है। तो लाने वाला कौन है? ये जो भी क्रोमोसोम में सबसे अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर, सबसे अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर। अब एक बात बताओ, यह वाला क्रोमोसोम जो सेंटर के आसपास है, तो इसके जो स्पिंडल फाइबर, इसको कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस ये बीच में आ गया, आ जाएगा कि नहीं? अब ऐसे समझो, ये रस्सी है, ऐसे ये क्रोमोसोम है और ये रस्सी है बेटा, ठीक है? यह क्रोमोसोम जितना दूर रहेगा, इसके मतलब जो स्पिंडल फाइबर को उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, तब ऊपर लेके आएगा ना इसको। जल्दी बताओ, तब ये ऊपर आएगा। कोई अगर नजदीक में ही है तो इसको उंगली भर देखो ना, ये नजदीक में था तो इसका कॉन्ट्रैक्शन बस एक उंगली का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बीच में आ गया। कोई दूर है तो इसको बहुत ज्यादा स्पिंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तब ये ऊपर आएगा। आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। ये बात Yes, समझ में आया बेटा? अरे सिंपल सी, मान लो ऐसे समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मान लो एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, ध्यान रखो। इस पॉन्ड में एक, मतलब 2 पॉन्ड लेते हैं अपन, एक पॉन्ड इधर है, एक पॉन्ड में पानी यहाँ तक है, यहीं तक है, ऊपर तक है पूरा, और एक पॉन्ड में पानी नीचे है। अब आपने एक रस्सी डाला, ठीक है? एक रस्सी इसमें भी डाला, एक रस्सी इसमें डाला, ठीक है? ये रस्सी क्या है? स्पिंडल फाइबर। तो देखो, और ये पानी जो है क्या है? यहाँ पे मान लिया हमने क्रोमोसोम, हमको सेंटर में लाना है, ठीक है? सेंटर में लाना है, तो अब बताओ, इसको खींचेंगे, मान लो सेंटर यहाँ है, ये बकेट का एंड सेंटर मान लिया हम, इस पॉन्ड का एंड सेंटर मान लिया हमने। इस क्रोमोसोम को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि इसको करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, बताइए। स्पिंडल फाइबर को, इस स्पिंडल फाइबर को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेंटर में लाने के लिए पानी को, या इस स्पिंडल फाइबर को दूसरे वाले बकेट में? किसको करना पड़ेगा? बोलो, किसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेटा ज्यादा? sir. First one को. अरे इसमें क्या लॉजिक, तुम लोग इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो भाई। यहाँ पे पानी यहाँ पे है, तो इसमें लंबी रस्सी है, इसको खींचेंगे हम धीरे धीरे, इसको खींचेंगे, इतना डिस्टेंस इसको तय करना होगा, तब यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत लंबा होगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पानी है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से जस्ट खींचेंगे, इतना कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कभी खींचो बकेट से पानी, रस्सी को आप मोड़ोगे तभी तो ऊपर आएगा ना पानी, आएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes. बोलो। तो यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ, ये क्रोमोसोम पूरे जगह है, मतलब सेंट्रोमियर में या साइटोप्लाज्म में,
तो जो मान लो कि दूर है उसके लिए स्पिंडल फाइबर को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पहुंचेगा, जो पास में है उसको कम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ही सेंटर में पहुंचेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फाइबर। मतलब कहीं पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो दूर होगा उसके लिए इसको ज्यादा रस्सी को खींचना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब सेंटर में आएगा। जो पास में होगा उसको हल्का ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहुंच जाएगा सेंटर में। हमारा एम यही है कि सबको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए जो दूर वाले हैं उसमें ज्यादा को कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा स्पिंडल फाइबर का सेंटर पे लाने के लिए, जो पास में है उसको कम करवाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। आई बात समझ? बोलो। Yes, Yes, sir. Yes, और sir. इसी के कारण क्या हुआ, यह पूरा आप देखो बीचों बीच आ गया। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा जब हम माइटोसिस का बनाया था बेटा तो क्या किया था, बस ऐसा बनाया था, बस एक एक क्रोमोसोम दिखाया था हमने, और इसी क्रोमोसोम से ऐसा जाके इधर से ए अटैच हो गया था, इधर से ए और इधर से ए, क्योंकि वहां पे एक एक क्रोमोसोम था तो इस सेंटर में बीचों बीच स्प्लिट हुआ था, एक क्रोमैटिड ऊपर चला गया था, एक नीचे आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि होमोलोगस पेयर बना लिया है हमने, है ना? किस पेज में बनाया था होमोलोगस पेयर, जल्दी बताओ, नाम बताओ। Zygote. जाइगोटिन में। इसलिए अब इसमें अब कितने कितने क्रोमोसोम लेके चलेंगे हम लोग, कितना? दो दो क्रोमोसोम, 2. ठीक है। अब ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होगा, नीचे वाला इससे अटैच होगा, और फिर एनाफेज में क्या होगा, अभी ये बस मेटाफेज में है, बीचों बीच है, तो डबल मेटाफेजिक प्लेट बना, एक यह लाइन और एक यह लाइन, इसी को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अब देखो अगला फेज में क्या होगा, अब यही अब मूव करना शुरू करेगा एनाफेज में, इसका ये खींचना ऊपर शुरू किया तो इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, इसको उठा के नीचे ले आया, फिर ये इसको उठा के ऊपर ले जाएगा, इसको उठा के नीचे ले आएगा। क्लियर है बेटा? सेम उसी की तरह, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर होता है पेरिफेरी की तरफ कि इसका आर्म होता है पेरिफेरी की तरफ, कौन होता है? Centromere. सेंट्रोमियर। और आर्म किधर होता है, बताया था ना, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ऐसा आर्म होता है किधर, सेंटर की तरफ, और सेंट्रोमियर किधर होता है, पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। तो सब बातों को ध्यान रखना है, जो जो बात बोल दिया सब याद रखने का। चलो, सेंट्रियोल माइग्रेशन स्टार्ट्स इन लेप्टोटिन, याद रखना लेप्टोटिन में ही सेंट्रियोल माइग्रेट करना शुरू किया था। एस्ट्रल फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, जाइगोटिन में, अलग से इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे देखो, एनाफेज 1, the two chromosome of each bivalent homologous chromosome, bivalent मतलब दो क्रोमोसोम है, कौन दो क्रोमोसोम है, जो दोनों homologous पेयर है ना। The chromosome of each bivalent separate from one another and start moving toward the opposite point, same उसी की तरह, there is no division or splitting of the centromere, thus only one chromosome of each homologous pair reaches each pole। सिंपल सी बात है, दो था यहाँ पे, ये वाला इधर आ गया यहाँ पे, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला यहाँ चला आया, ये वाला नीचे आ गया, इसी को तो बोलेंगे एनाफेज। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब आगे देखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स बिकॉज द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड को नहीं तोड़ेंगे। मैं इसी डायग्राम के बगल में आपको बना रहा हूँ किसका, माइटोसिस का, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखो माइटोसिस का ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये देखो माइटोसिस का मेटाफेज ऐसा था, एक ऐसे करके ऐसा था, ये ऐसे और ऐसे, देखो यहाँ से अटैच हुआ था, यहाँ से अटैच हुआ था, ये अटैच हुआ, यहाँ अटैच हुआ, हुआ क्या था, ये टूटा बीचों बीच, एक क्रोमैटिड इधर आ गया और एक क्रोमैटिड कहाँ गया बेटा, इधर आ गया, एनाफेज में। यही हुआ था, जल्दी बताओ, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेंट्रोमियर टूटा था और दोनों क्रोमैटिड बट गया था। यहाँ पे क्योंकि सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड है एक ही क्रोमोसोम से अटैच रहेगा कि नहीं रहेगा, एक ही सेंट्रोमियर से अटैच रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी बताओ, बताओ। Yes, sir. इसमें सिस्टर क्रोमैटिड टूट के अलग हो गया था ना, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड साथ में ही जा रहा है, क्योंकि पूरा एक क्रोमोसोम मदर वाला ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, ये मदर वाला मान लो ऊपर चला गया, फादर वाला नीचे आ गया, तो यहाँ पे से क्योंकि सेंट्रोमियर, सिंपल सी बात है, सिस्टर क्रोमैटिड टूटेगा कब, जब सेंट्रोमियर टूटेगा तब ना। यहाँ सेंट्रोमियर टूटा ही नहीं, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड साथ में ही है कि नहीं, बोलो, बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या प्रिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो तो यही लिखा हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर्स बिकॉज़ द होमोलोगस क्रोमो, यहाँ पे क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है। Consequently, the nucleus of each daughter cell gets only half the number of chromosomes present in original cell। देखो
ओरिजिनल सेल में बेटा कितने क्रोमोसोम है? कितना है? 2 2 दिख रहा है ये। लेकिन ऊपर गया एक, नीचे आया एक। अब इसी का राउंड क्या बन जाएगा? इधर न्यूक्लियस बन जाएगा, इधर न्यूक्लियस बन जाएगा। तो आप ओरिजिनल सेल में टोटल 4 क्रोमोसोम देख रहे हो, लेकिन जो अब न्यूक्लियस बनेगा तो आप जानते हो ऊपर वाला न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, नीचे वाला यहाँ। तो ऊपर वाले में कितने क्रोमोसोम मिला इसको? 1 2 1 2। नीचे वाले को कितना मिला? 1 2। तो पेरेंट सेल में 4 था और यहाँ पे अब कितना मिलने जा रहा है डॉटर सेल को? जल्दी बताओ, हाफ हाफ मिल रहा है कि 2 नहीं? 2 2। इसलिए तो बोलते हैं कि मियोसिस में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्लियर है बेटा? बोलो। yes sir yes sir हाँ। Consequently, the nucleus of each daughter cell gets only half the number of chromosomes present in the original cell. So reduction in the number of chromosomes occurs during anaphase 1. यही पे आके रिडक्शन हो जाता है आपका। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यही दोनों आपका क्या था? क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर। क्या हुआ एनाफेज में? ये सेपरेट होना शुरू हुआ। जैसे ही सेपरेट होना शुरू होगा, एनाफेज में एक और फाइबर बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटर क्रोमोसोम, Interzonal है ना? यह बना Interzonal और ये भी धक्का मारना शुरू किया। फाइनली क्या हो गया? यह वाला इस पोल पे पहुंच गया, यह वाला इस पोल पे पहुंच गया। सब देखो, यह इस पे पहुंच गया, यह इधर, ये इधर आ गया, इधर आ गया। ये भी मतलब इसे हम इंटरजोनल फाइबर कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही है, इंटरजोनल फाइबर है बेटा। ठीक है, ओके क्लियर सर। है? हाँ। अब अगला क्या है बेटा आपका? टेलोफेज 1। फिर वही है। इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मेयोसिस 1। द क्रोमोसोम रीच द पोल्स। अब क्रोमोसोम दोनों पहुंच चुका है अपने पोल पे। स्पिंडल फाइबर क्या होता है टेलोफेज में? याद करो, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपीयर। disappear द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। द क्रोमोसोम्स अनकॉइल। वहां याद है ना, फिर से क्या शुरू हो गया था? डीकंडेंसेशन लास्ट में, याद है ना? द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड एलोंगेट बट रिमेन स्ट्रेट इन दिस फेज। मतलब अनकॉइल हो गया, एलोंगेट हो गया, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कॉइल्ड ऐसे नहीं हो जाएगा। अभी ये अलग हो गया, डिकंडेंस हुआ, लेकिन ये स्ट्रेट रहेगा, पूरी तरह से कॉइल्ड नहीं होता है अभी। ठीक है, they don't reach the extremely extended state of interphase nucleus। मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम पूरी तरह से ऐसे ऐसे हो जाता है, पूरा कॉइलिंग हो जाता है। यहाँ पे भी डीकंडेंसेशन हो गया, सब हो गया। मतलब आप याद करो, इंटरफेज में कैसा था आपका क्रोमोसोम? डिकंडेंस क्रोमोसोम, है ना? यहाँ भी डिकंडेंसेशन हो गया, लेकिन फर्क क्या रहा उसके और इसमें? डिकंडेंसेशन दोनों में हो गया, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा डिकंडेंसेशन हो गया था, इसलिए वहां पे पूरा ये ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पे डिकंडेंसेशन हुआ, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा कॉइलिंग नहीं होगा, थोड़ा अभी सीधा ही रहेगा। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, yes बोलो। sir yes sir चलो आगे देखो। प्रोड्यूसेस डॉटर न्यूक्लियाई। अब जब जब दोनों अलग अलग हो गया है, देखो यहाँ पे अभी दोनों अलग अलग हो गया, तो अगला फेज में तो यही होता है, इसके अराउंड न्यूक्लियस बन जाएगा, इसके अराउंड न्यूक्लियस बन गया और इसके अराउंड न्यूक्लियस बन गया। यही तो होता है टीलोफेज में, कि जो क्रोमोजोम ऊपर ऊपर चला गया है, उसके अराउंड न्यूक्लियस बन जाता है। तो वही लिख रहा है देखो, produces two daughter nuclei is containing half the number of chromosomes but double the amount of nuclear DNA as both the chromatids move toward to a single pole। देखो ठीक है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, लेकिन अमाउंट डबल है कि नहीं? क्योंकि हर क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा? 1 2 1 2। और आपको बताया था, 1 सिस्टर क्रोमैटिड मतलब 1 डीएनए मॉलिक्यूल, 2 सिस्टर क्रोमैटिड मतलब कितने? 2 डीएनए मॉलिक्यूल, है ना? तो हर क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर हाफ जरूर हो गया, क्योंकि इस सेल में कितना था आपका? 4, इसमें 2 ही है, लेकिन डीएनए हर के साथ कितना गया है? डबल डबल गया है। ये अपना 2 डीएनए अपना लेके आया साथ में, ये अपना 2 डीएनए साथ में लेके आया, ये भी अपना 2 डीएनए साथ में लेके आया, ये भी अपना 2 डीएनए साथ में लेके आया। लेके आया कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। आगे देखो, सेपरेशन ऑफ these two chromatids occurs during meiosis, है ना? अभी दोनों क्रोमैटिड मियोसिस 2 में बटेंगे, क्योंकि अभी तक तो होमोलोगस पेयर ऊपर गया है, तो पूरा क्रोमोसोम ही ऊपर चला गया है। लेकिन मियोसिस 2 कैसा होता है? किसके इक्विवेलेंट होता है? जल्दी बताओ। माइटोसिस के, है ना? तो इसमें फिर से अब देखो ऊपर ऊपर चला गया ना, अब ये माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम उसका वाला माइटोसिस। देखो यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम ऊपर ऊपर पहुंच गया, उसके अराउंड क्या बन गया? न्यूक्लियस। अब साइटोकाइनेसिस सबको पता है कैसे बनता है, ठीक है? It generally follows the first nuclear division, so two daughter cells are formed which are haploid। साइटोकाइनेसिस सेम एज माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में हुआ था सेम तरीके से यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ठीक है, प्लांट सेल में कैसे होगा बेटा? बाय सेल पेयर self फॉर्मेशन। और एनिमल सेल में कैसे होगा? self arrow contraction हाँ ठीक है। अब आ गया इंटरकाइनेसिस। ये क्या है सर?
इंटरकाइनेसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेज बिटवीन टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2। बोल सकते हैं टीलोफेज 1 लास्ट था, उसके बाद प्रोफेज 2 शुरू होने वाला है, उसी दोनों के बीच का एक छोटा सा गैप होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? इंटरकाइनेसिस। दैट इज इट इज द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन। मियोसिस 1 खत्म हुआ, मियोसिस 2 शुरू होने वाला है, उसी के बीच का जो गैप इंटरवल होता है छोटा सा, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। Interkinesis. During this phase, chromosomes are elongated but do not form chromatin fibers. यहाँ पे क्रोमोजोम इलोंगेट हो जाता है, मतलब लंबा होते जाता है, लेकिन ये पूरा क्वाइलिंग नहीं करता है, मतलब क्रोमैटिन नहीं बनाएगा। आगे देयर इज नो रेप्लिकेशन, बताया था इस फेज में क्या हो सकता है? प्रोटीन बन सकता है, एटीपी बनेगा, लेकिन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो एक ही फेज में होता है। कौन सा फेज है वो? S phase. S phase. There is no replication of DNA during this phase, but centriole pair replicate in animal cell. यहाँ पे याद रखने का, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन यहाँ पे भी होता है, किसमें? एंटरकाइनेसिस में। The RNA and protein required during meiosis II are synthesized during this phase. मतलब 3 काम हो गया, सेंट्रियोल फिर से रेप्लिकेट किया, अपना नंबर को बढ़ाया, और आरएनए प्रोटीन भी अपना सिंथेसिस थोड़ा बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन डीएनए नहीं। meiosis II एग्जैक्टली सिमिलर, किसके जैसा बेटा? किसके जैसा? Mitosis. माइटोसिस के जैसा, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। meiosis II is similar to mitosis, that is equational division, but it is not an exact copy of mitosis because mitosis occurs in diploid somatic cell, but meiosis II always occurs in किसमें हो रहा है? सेल क्या बन चुका है हमारा? हैप्लॉइड। Haplons. ठीक है। mitosis is always followed by DNA replication, but meiosis II is not followed by DNA replication, क्योंकि अभी डीएनए रेप्लिकेशन एक ही जगह होता है, एस फेज में। माइटोसिस जैसे ही खत्म होता है ना, बात समझ में आ रही है? तो फिर से सेल आगे बढ़ेगा और उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। meiosis II में क्या होगा? ऐसा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों? meiosis 1 से पहले रेप्लिकेशन हो चुका है। अब meiosis II जब खत्म होगा, है ना, समझ रहे हो बात? जल्दी बताओ। जब खत्म होगा तो सेल आधा आधा बढ़ चुका होगा। आगे देखो, the daughter cells formed after meiosis II are neither similar to each other nor similar to their parent cell, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? आप जानते हो meiosis में क्या आ जाता है? वेरिएशन। 50% कैरेक्टर किसका आएगा? मदर का। 50% कैरेक्टर किसका आएगा? जल्दी बताओ। मदर का। तो डिवीजन का मेथड सेम है, लेकिन डिफरेंस तो है ही दोनों में। माइटोसिस में आफ्टर कंप्लीट डिवीजन 2 सेल मिला था, यहाँ पे 4 मिलेगा। वहां पे क्रोमोसोम नंबर इक्वल मिला था, यहाँ पे हाफ मिलेगा। वहां पे जो सेल बने थे एग्जैक्टली आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट के, यहाँ पे एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे, है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. The main event which occurs during meiosis II is the separation of the chromatid of the univalent chromosomes present in the daughter cells formed after meiosis I. बोलोगे सर यूनिवैलेंट कैसे हो गया सर? बाइवैलेंट था ना, लेकिन एनाफेज में दोनों सेपरेट हो गया था, तो एनाफेज में कैसा बन गया था फिर से बाइवैलेंट? जल्दी बताओ। यूनिवैलेंट बन गया था कि नहीं? यूनि कब बोलेंगे? जब होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में था, तब इसको ये देखो, एक क्रोमोसोम दूसरा, जब ये साथ में थे तो बाइवैलेंट बोलते थे। एनाफेज में तो दोनों अलग अलग हो गया ना, ये यहाँ ये यहाँ, तब फिर से यूनिवैलेंट हो गया कि नहीं? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम। जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब सिंगल सिंगल हो गया, मतलब बस सिंगल क्रोमोसोम लेके चलेंगे तो वही कहानी पूरा। जब सिंगल क्रोमोसोम पक्का है तो उसमें क्रोमैटिड सेंट्रोमियर को तोड़ना होगा कि नहीं तोड़ना होगा? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. The chromatids present in the univalent chromosome differ from each other, है ना? जो यूनिवैलेंट क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड होता है वह एक दूसरे से क्या होता है? डिफर करता है। मतलब कि डिफर मतलब क्या? कंपोजिशन में। ठीक है, आगे देखो। meiosis II is divided into 4 phases, वही है प्रोफेज 2, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 2 it is not long and complicated at प्रोफेज 1, यहाँ बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है। It is a short phase where the chromatids of univalent condenses, आप जानते हो प्रोफेज में क्या होगा? कंडेंसेशन शुरू होगा, तो वहीं उसका कंडेंसेशन शुरू हो गया। The chromatin material again becomes compact, छोटा होना शुरू हुआ ताकि दिखाई देना शुरू हो। The nucleolus nuclear envelope disintegrate and disappear, फिर से disappear हो जाएगा। जो काम प्रोफेज में होता है वो सब हो रहा है। ठीक है बेटा, बताओ। बोलो। Yes, sir. मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होगा? फिर से वही सारा जो आपका क्रोमैटिड था, क्रोमोसोम था, कहाँ आ जाएगा? पूरा कहाँ आ जाएगा? जल्दी बताओ। Center. है ना? लेकिन अब कंडीशन कैसा याद रखो, अब हमारे पास क्या है? कैसा कंडीशन है? One metaphysic. हाँ हाँ, वन मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, सब डायग्राम आपको दिखाऊंगा, देखो। At this stage, the chromosome lying at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatid. एनाफेज में
यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होगा, क्योंकि अब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ऑलरेडी हो चुका है बेटा, हो चुका है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो Yes, ना, sir. आपने जब साइटोकाइनेसिस किया था, इस वाले सेल का साइटोकाइनेसिस हुआ होगा, तो साइटोकाइनेसिस के बाद कैसा सेल बन गया होगा, ऐसा सेल बन गया होगा, 2 सेल बना, लेकिन दोनों सेल में कैसा है, अब सिंगल सिंगल क्या है, क्रोमो, ऐसे वाला कंडीशन है। ये न्यूक्लियस है इसका, ऐसा बन गया था ना, 1 2 ऐसा ही बना था, जल्दी बताओ। डिवीजन के बाद एक क्रोमैटिड इधर था, दूसरा इधर था ना, तो ये फिर से माइटोसिस जैसा हो गया कि नहीं, देखो तो हो गया माइटोसिस जैसा या नहीं? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे, नहीं समझ में आया। देखो बेटा, तो वहां पे एनाफेज है, सब लोग एनाफेज पे कंसंट्रेट करो, है कुछ नहीं, माइटोसिस समझ गया होगा, इसको समझने में तो कुछ है ही नहीं। ये देखो, एनाफेज में जब, एनाफेज में क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गया ना भाई, इधर देखो, ये देखो, ऊपर एक क्रोमोसोम गया, ये वाला ऊपर गया, तो एक न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम गए, जल्दी बताओ कितने गए, 2, यही ऊपर गया ना भाई, तो इसके अराउंड क्या बन गया, टीलोफेज में न्यूक्लियस बन गया, इसके अराउंड टीलोफेज में न्यूक्लियस बन गया, यही वाला है। अब देखो तो, अब यही डिवाइड हुआ तो 2 सेल बन गया साइटोकाइनेसिस के बाद, तो ऊपर वाले सेल में कितने क्रोमोसोम है, ये वाला है, ऐसे, ये वाला एक ही है, नीचे वाले में भी इसी तरह है, तो सेम अब देखो तो 2 सेल अब लेके चलेंगे, तो एक सेल ये हो गया, एक सेल नीचे वाला बन जाएगा साइटोकाइनेसिस के बाद, ऐसा, ये देखो, साइटोकाइनेसिस जब हुआ तो कैसा बन गया, दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ देखो, हो गया ना। अब इसमें क्या अटैच होगा, इधर से इसका सेंट्रोमियर, इधर से इसका सेंट्रोमियर, ठीक है, आ रही बात समझ। अब एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये अलाइनमेंट अपन करेंगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका सिस्टर क्रोमैटिड टूटेगा, इसका टूटेगा, वहां पे क्योंकि पेयरिंग में था, ये बोलोगे सर पेयरिंग यहाँ भी है, पेयरिंग नहीं है, ये अलग अलग है, 2 क्रोमोसोम आपके एक पोल पे गया था, दूसरा पोल पे 2 क्रोमोसोम गया था, ठीक है, तो डायग्राम देखोगे ना सब समझ में आ जाएगा, जाके एक बार इस वीडियो को देखोगे, जिसको नहीं समझ में आएगा बताओगे, कुछ तो समझने लायक इसमें है नहीं। ये देखो, शुरुआत हमने किया, ये क्या है, डॉटर सेल 1 ऑफ मियोसिस 1, पहले बात बताओ, 2 सेल बनेंगे पक्का है, पहले बताओ, बोलो। अगले 5 मिनट में पूरा क्लियर करेंगे हम लोग। मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनेंगे, बताओ जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. Yes, सेल बन sir. गया, 2 सेल बन गया, हमने शुरुआत जब करा था, तो ध्यान दो सब लोग, पे ध्यान देना, हमने जो शुरुआत किया था, जब हमने देख रहे थे एनाफेज से पहले, तो कैसा था, एक होमोलोगस पेयर इधर था, यहाँ था, 4 क्रोमोसोम था होमोलोगस पेयर के फॉर्म में, 1 2 3 4। अब आपको एक सेल में कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, जल्दी बताओ, 2, 2. इधर भी कितने दिख रहे हैं, 2, तो हाफ हो गया, क्योंकि मियोसिस 1 में तो हाफ हो गया है, हाफ हो गया, Yes. अभी होमोलोगस पेयर नहीं है, ऊपर यह दोनों क्रोमोसोम है, 1 2, एक सेल में आ गया, 1 2, यह सेल में आ गया, क्लियर है बेटा? Yes, बताओ, Yes, sir. sir. है ना, तो ये Yes. होमोलोगस मत बोलना, ये ऊपर वाला दोनों एक में आ गया, नीचे वाला दोनों, बोलोगे सर माइटोसिस में तो आपने ऐसे दिखाया था इसको, ऐसे ऐसे, मतलब इस लाइन में, हाँ यह एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होगा ना क्रोमोसोम का, 2 क्रोमोसोम का, वर्टिकल होगा, माइटोसिस में हॉरिजॉन्टल था, मतलब इसमें स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होगा, ऐसे ऐसे, सेंट्रियोल इधर रहेगा ऐसे, और उसमें कैसे था, ऊपर नीचे था, बस अलाइनमेंट का फर्क है, ठीक है। अब देखो, तो 2 डॉटर सेल मिला हमें मियोसिस 1 के बाद, इतना तो सबको समझ में आ गया, हाँ सर ये डॉटर सेल 1 है, डॉटर सेल 2 है, तो वहां पे माइटोसिस हमारे पास एक ही सेल था, तो एक में करवाते थे, यहाँ पे 2 सेल है, तो दोनों में सेम माइटोसिस करवाते जाओ, देखो अब क्या हुआ। अगला फेज आया मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हो गया, यह भी सेंटर में आ गया बीचों बीच, और यह भी सेंटर में आ गया, देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर से इसमें भी अटैच हो गया, इधर से आके स्पिंडल फाइबर, यहाँ से इसमें अटैच हो गया, इधर से इसमें अटैच हो गया, इधर से इसमें अटैच हो गया, दिख रहा है बेटा, जल्दी बताओ, बोलो, ये मेटाफेज में देखो ना, Yes, दोनों sir. बीचों बीच आ गया, ये दोनों बीचों बीच आ गया। अब अगला देखो, सेम सेकंड नंबर, 2 सेल के लिए साथ में लेके चल रहे हैं, ये दोनों ये हो गया। अब अगला देखो, चलो यह देखो, अब दोनों मेटाफेज में आ गया एकदम, ये बीचों बीच ये भी है, और ये भी मेटाफेज दिखा रहा है आपको, ठीक है, मेटाफेज 2, 2 सेल लेके चल रहे हैं, दोनों सेम वाला है, इसमें भी दोनों बीचों बीच आ गया। अब अगला देखो, अगला कौन सा फेज होता है बेटा, एनाफेज में, एनाफेज में क्या हो गया, अब क्योंकि यहाँ देखो सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल है, यहाँ पे सेंट्रोमियर तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना पड़ेगा, जल्दी बताओ, बोलो, सेंट्रोमियर टूटेगा ना, Yes, sir. Yes, sir.
अरे सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर टूटेगा तब तो, क्योंकि माइटोसिस जैसा बिल्कुल है। इसका सेंट्रोमियर टूटा या ऊपर या ऊपर, इसका हाफ वाला पोर्शन जो है नीचे नीचे। यह हो गया एनाफेज, एक सेल का कंप्लीट। यह हो गया एनाफेज, क्योंकि 2 सेल बना है, दोनों में सेम सेम कार्बोहाइड्रेट चल रहा है, एनाफेज 2। अगला में क्या होता है जल्दी बताओ? अब एनाफेज में क्या हुआ? दोनों 2 पोल पे चला गया। अब अगले फेज में क्या होगा? टेलोफेज में दोनों का राउंड क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। देखो एनाफेज में सेल नंबर 1 में क्या हुआ? न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बन गया। सेल नंबर 2 में भी क्या हो गया? न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बन गया। यही यहाँ पे दिखा दिया कि प्रॉपर यहाँ पे क्या बन गया? न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। मतलब कि हमें उसके बाद क्या हो गया फाइनली? यहाँ देखो सब कह रहा हूँ न्यूक्लियस बन गया, और फाइनली साइटोकाइनेसिस होके यह 2 सेल में बट गया, ये भी 2 सेल में बट गया। तो हमें कितने सेल मिल गए? 1 से 2 और दूसरे से कितने मिल गए? 4। वो तो क्या है? 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस 2, है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो तुम लोग कहाँ कंफ्यूज होते हो ना कि 2 कैसे हो गया सर, 1 कैसे हो गया? उसमें कुछ सोचने ही का नहीं, सिंपल सी बात है भाई। कहाँ डिफरेंस आएगा? सिंपल सी बात है भाई कि हाँ सर जाइगोट में होमोलोगस पेयर आ गया था तो 2-2 क्रोमोसोम को लेके चलना होगा। कहाँ तक को चलेगा 2-2 पेयर बेटा? एनाफेज तक। एनाफेज में एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, है ना? जैसे ही ऊपर नीचे आया, दोनों का न्यूक्लियस बन गया। मतलब अब हर सेल में कितने हो गए? फिर से वही वाली कहानी हो गई, एक एक क्रोमोसोम हो गया, ऐसे ऐसे वाला कंडीशन हो गया। और जब मियोसिस 2 करवाएंगे, एग्जैक्ट माइटोसिस का मतलब बराबर, बस फर्क क्या है? 2-2 सेल लेके चलना। मतलब जो ऊपर वाले में करवाएंगे, नीचे वाले में सेम कहानी करवा रहे हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसको। देखो मियोसिस 1 तो क्लियर है सबका? पहले बताओ मियोसिस 1 क्लियर बेटा? यस सर। क्या ऋषित समझ में आ रहा है? ऋषित यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। डाउट होगा तो पूछ कि सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जिसको डाउट हो पूछो, क्योंकि चैप्टर ऐसा है बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते, होता बहुत इजी है। इतना समझ में आया सबको? ये पहले बताओ। निशांत, निधि, साहिल, यस सर। हाँ। तो मियोसिस 1 तो आपका कंप्लीट है। चलो मियोसिस 2 में क्या हुआ? एग्जैक्टली सेम करना है, बस ये याद रखना है यह डॉटर सेल है 1 और ये डॉटर सेल है 2। दो सेल हमें मिलेगा तो हम दोनों को लेकर चल रहे, जो ऊपर वाले में करेंगे सेम नीचे वाले में। अब ये डॉटर सेल में क्या होगा? आप जानते हो सबसे पहला काम क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? यह बीचों बीच आएगा, मतलब मेटाफेज प्लेट बनाएगा। तो देखो अगला फेज में क्या दिखा दिया? ये प्रोफेज 2 हो गया इसका। प्रोफेज 2 में क्या होता है बेटा? सब अटैच होना शुरू होता है। कौन आपका? स्पिंडल फाइबर बनना शुरू होता है धीरे धीरे। हाँ ये सब अपना अटैच होना शुरू हुआ धीरे धीरे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब गायब होने लग गया, सब गायब हो गया। अगला आया, अब यह क्या हुआ? मेटाफेज में। मेटाफेज में बीचों बीच अरेंज हो गया। मेटाफेज के बाद अगला कौन होता है बेटा? 2-2 सेल लेके चल रहा है। अगला कौन होता है बेटा? एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया? दोनों ऊपर ऊपर चला गया। यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटेगा क्योंकि अब एक एक क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है, पेयरिंग नहीं है। अगला फेज में एनाफेज जैसे ही हो गया, अब दोनों का राउंड क्या बन जाएगा? इसके राउंड में क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। और इसके राउंड में क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। और तो ये टीलोफेज में होता है तो देखो दोनों का राउंड न्यूक्लियस बन गया, इस सेल में भी, इस सेल में भी। और इसके बाद फाइनली क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। यह 2 सेल में टूट गया और यह 2 सेल में टूट गया। हमें कितने सेल मिल गए? कितने सेल? 4 हैप्लॉइड सेल्स, जिसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ सेल्स। 4 सेल मिला ना, तो क्या बोलेंगे? टेट्राड ऑफ सेल बोल रहे हैं। ये मत बोल देना सर ये टेट्राड कैसे बोल दिया, क्रोमोसोम नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा? टेट्राड ऑफ सेल, मतलब हमें 4 सेल मिल गया। क्लियर है बेटा? बताओ। यस सर। हाँ जाके देखो इतना आसान है ना, ये कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आप समराइज करने के लिए जाए ना अपन, तो समराइज 2 मिनट में हो जाता है सब चीजें, ठीक है। समराइज 2 मिनट में हो जाता, मतलब कि देखो अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, चलो देखो अभी टाइम है हमारे पास मिनट, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा कि कैसे कैसे काम चल रहा था। पूरा काम ऐसे चल रहा था, मियोसिस 1 से शुरू कर रहे हैं। मियोसिस 1 में क्या हुआ बेटा? अब सुनते जाओ, केवल सुनना है, पूरा समरी कर रहा हूं मैं अगले 3 मिनट में। मियोसिस 1 का पहला फेज कौन सा है बेटा? लेप्टोटिन, थ्रेड लाइक होगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। मियोसिस प्रोफेज का है ना। मियोसिस 2 में प्रोफेज का दूसरा फेज कौन सा है बेटा? जाइगोटिन। वहां पे 2 क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया, मतलब पेयरिंग हो गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, दोनों को बाइंड करके रखा। और काइटिन में क्या हुआ? दोनों का क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। अगला कौन सा था बेटा? डिप्टोटिन। डिप्लोटिन में फिर से सेपरेट होना शुरू हो गया, डाइकाइनेसिस में सेपरेशन पूरा हो गया, ठीक है। इस तरह से अगला फेज, अब क्योंकि हमारे पास
दो क्रोमोजोम है। कितने क्रोमोजोम है? दो है ना, ठीक है। होमोलोगस पेयर बन चुका है, तो बस मेटाफेज में क्या होगा, दो को हम साथ में लेके चलेंगे और मेटाफेज में अरेंज कर देंगे। ऐसे ऐसे करना होगा। एक क्रोमोजोम है, ये दूसरा है, ऐसे है, ठीक है। यह दोनों क्या हुआ, मेटाफेज में अरेंज हो गया, बीचों बीच आ गया। तो अब कितना क्रोमोजोम है दिख रहा है ना आपको, दो है, होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब आगे क्या हो गया मेटाफेज के बाद, सर बीचों बीच आ गया दोनों क्रोमोजोम, होमोलोगस पेयर। एनाफेज में क्या होगा, एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, क्योंकि दो है तो सेंटर में तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक कहाँ गया बेटा, एक कहाँ गया, जल्दी बताओ, ऊपर, और एक कहाँ गया पूरा का पूरा कंप्लीट, नीचे। ठीक है। अब अगला क्या हुआ सर, अब जैसे ही ऊपर चला जाता है क्रोमोजोम पोल पे, इसके अराउंड क्या बनता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बन गया। अब देखो तो न्यूक्लियस में कैसा वाला क्रोमोजोम गया, ऐसा वाला, एक ही वाला, एक ऐसा, एक नीचे आ गया, एक ऊपर, ठीक है। तो हो गया। अब इसका क्या कर दिया आपने, साइटोकाइनेसिस, बन गया 2 सेल। अब 2 सेल बनने के बाद क्या करवाना है, मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस। पहले प्रोफेज होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब जो बना था गायब हो जाएगा, मेटाफेज होगा, फिर से दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा आपका, बीचों बीच अरेंज होगा, ऐसे करके बीचों बीच अरेंज होगा। फिर से यहाँ पे सारा फाइबर अटैच हुआ, फिर से सेंट्रोमियर को तोड़ा, एक को ऊपर ले गया, एक को नीचे ले गया। जैसे ही ऊपर नीचे गया आपका क्या हुआ, फिर से वहां पे क्या बन गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बनने के बाद फिर से डिवीजन होगा, एक से 2 सेल, दूसरे से 2 सेल, टोटल सेल कितने बन गए, जल्दी बताओ। 4 haploid sir. क्लियर है बेटा, बताओ। Yes sir. हाँ, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फर्क कहाँ बच्चा जानते हो, कहाँ गड़बड़ करता है बच्चा, मैं आपको बताता हूँ। बच्चा यह एनालाइज नहीं कर पाता है कि ये 2 क्रोमोसोम, अरे सिंपल सी बात है, होमोलोगस पेयर बन गया तो आपको दो क्रोमोसोम लेके चलना है। तो बोलो सर आप तो 4 लेके चलते हो, बोलते हो 2, है ना। मतलब कि हमने शुरू में मान लिया है कि सेल में कितने क्रोमोसोम है, हमने कितने क्रोमोसोम के साथ शुरुआत करी थी सेल को बेटा, 2 क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम का होमोलोगस बनाएंगे तो टोटल कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। शुरुआत जो हमने किया है ना, कितने क्रोमोसोम से किया था एक्सेल में, 2 क्रोमोसोम से। जैसे हम शुरू में ही मान के चले कि 2 क्रोमोसोम है हमारे पास, तो 2 क्रोमोसोम, इसीलिए हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं। आप बोलोगे ना हम ऐसे ही बना सकते हैं डायग्राम, अगर आप सिंगल क्रोमोसोम लेगो तो आप सिंगल डायग्राम बना सकते हो, लेकिन हम 2 लेके चलते हैं क्योंकि हमने डिप्लॉइड है, ठीक है। तो हमने सेल का शुरुआत ही कैसे लिया, मेन कैच वही है कि तुम सेल की शुरुआत कैसे कर रहे हो। सेल की शुरुआत ऐसे है, हम शुरू में इनिशियल में जो सेल लेते हैं ना, ऐसा लेते हैं बेटा, सुनो, ऐसा सेल लेते हैं, 2 क्रोमोसोम वाला लेते हैं अपन, ऐसे एक क्रोमोसोम ए और दूसरा क्रोमोसोम ए। तो हम 2 क्रोमोसोम के साथ चलते हैं, तो 2 क्रोमोसोम के साथ चलेंगे तो इसका होमोलोगस ही बनेगा, तो 2 बनेगा कि नहीं, यहाँ भी 1 बनेगा, इसका बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो हम 2 क्रोमोसोम को साथ लेके चल रहे हैं। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने, Yes sir. हाँ। तो इसका होमोलोगस बन गया, तो इसका होमोलोगस यहाँ नीचे है, इसका होमोलोगस नीचे है। अगले फेज में क्या हो गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, फेज 1 में। अब ऊपर नीचे चला गया, इसके दोनों का राउंड क्या बन गया, न्यूक्लियस, दोनों सेपरेट हुआ। तो ऊपर वाले सेल में यह वाला कंपोजिशन मिलेगा, नीचे वाले में यह मिलेगा। और माइटोसिस में, मियोसिस 2 में एग्जैक्टली सेम, इसको अलग करवाएंगे, इसको अलग करवाएंगे, दोनों सेल को साथ में लेके चलो, 4 बन गया आपका। क्लियर है बेटा, जाके देखना, नहीं समझ में आएगा अगले लेक्चर में इसको फिर से अगले 10 मिनट में इसको पूरा समरी करेंगे अपन, ठीक है। अगले लेक्चर जो मैं लूंगा वहां से पूरा 10 मिनट में समरी करेंगे, एक बार पक्का करवाऊंगा मैं, फिर से एक बार इसको समरी करवाऊंगा, ठीक है बेटा। बोलो, पूरा अच्छे से इसका एक बार समरी करवाऊंगा, और यह चैप्टर आपका अगले लेक्चर में द एंड, फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। हो गया, खत्म हो चुका है आपका। बस अब आपको बताना है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस और कुछ क्वेश्चंस आपको बताना है, और कुछ नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब एक चीज बताओ, कोई पूछ दे, बताया था क्वेश्चन इस टाइप का आपको कि 100 व्हीट ग्रेन बनाने में कितने मियोसिस की जरूरत है, तो बता दोगे। 100 व्हीट ग्रेन बनाना है, कितने मियोसिस करवाना होगा, जल्दी बताओ। ऐसा क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था, बोलो बेटा। No sir. नहीं बताया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, ये बताया था कि नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 256 सेल, ऐसा कुछ। Yes sir. चलो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है बेटा कि 100 व्हीट ग्रेन चाहिए हमें, कितने मियोसिस करवाएंगे। अरे सिंपल सी बात है, यह कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा है बेटा। एक अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल में आप ये करवाते हो तो हमें कितना पॉलन ग्रेन मिलता है, बताया नहीं था, मैंने बताया नहीं था आप लोगों में, जल्दी बताओ। 4। सिंपल सी बात देखो, व्हीट ग्रेन क्या है, सीड है, सब लोग सुन लो। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे आंसर करेंगे। व्हीट ग्रेन क्या है बेटा, सीड है। सीड कैसे बना होगा, पहले जाइगोट बना होगा तभी सीड बना होगा ना, जल्दी बताओ। जाइगोट कैसे बनता है, पहले सब लोग बोलो। फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमेट। उसी से बनता है जाइगोट, जल्दी बोलो, अरे बोलो तो सही। Yes, sir. Yes, sir. जाइगोट कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनता है कि नहीं? Yes, sir. अब जाइगोट आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से बनता है। तो आपको सीड अगर बनाना है, कोई पूछ ले व्हीट ग्रेन बनाना है, कोई सीड बनाना है ना, तो उसके लिए पहले जाइगोट तो बनाना जरूरी है ना, है कि नहीं? जाइगोट ही बनाएगा ये सब। तो जाइगोट के लिए आपको क्या चाहिए? एक मेल गैमेट चाहिए और एक फीमेल गैमेट चाहिए। अब आपको बता दो, बस इतना लिख लो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब एक डिवीजन होता है ना, मतलब ये ऐसे समझो आप, ऐसे अभी लिख लो, एक मियोसिस के बाद 4 मेल गैमेट मिलते हैं। कितने मिलते हैं बेटा? कितने? 4 मेल गैमेट। पक्की बात है, एक मियोसिस के बाद कितने सेल बनते हैं? कितने सेल? 4, है ना? तो एक मियोसिस के बाद कितने मेल गैमेट मिल जाएगा आपको, जल्दी बताओ, बोलो। 4। 4। क्यों ऐसा होता है? देखो, ये चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, इसलिए हमें 4 मिल गया। लेकिन एक मियोसिस के बाद लिख लो ना, एक मियोसिस के बाद केवल एक एग मिलता है, एक फीमेल गैमेट। लिख लो, इस बात को समझा रहा हूँ। आफ्टर 1 meiosis you will get 4 मेल गैमेट, लेकिन आफ्टर 1 meiosis you will get 1 फीमेल गैमेट। बोलोगे सर ऐसा क्यों? 4 सेल बनते हैं तो ये कैसे हो गया? बनता 4 ही है फीमेल में भी, लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाता है। डीजेनरेट मतलब 3 काम नहीं कर पाता है बाद में। बनता 4 ही है दोनों में, लेकिन मेल में जो 4 बनता है ना, 4 पॉलन ग्रेन, वो चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। फीमेल में भी 4 बनता है, लेकिन 3 खराब हो जाता है, एक ही फंक्शनल बचता है, एक ही फंक्शनल बचता है। तो अपन बोल सकते हैं 1 कंप्लीट मियोसिस के बाद मेल में 4 गैमेट मिल जाएंगे, लेकिन फीमेल में कितना मिलेगा फंक्शनल? कितना? 1. एक ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमें कितने फिट ग्रेन चाहिए बेटा? कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो कितने जाइगोट बनाने होंगे हमें? 100 जाइगोट बनाना होगा, है ना? जाइगोट ही बनाता है, सीड ग्रेन जो भी बोलो। Yes, sir. तो 100 जाइगोट हमें चाहिए होगा। अब देख लेते हैं, 100 जाइगोट के लिए हमें 100 क्या चाहिए? मेल गैमेट। और 100 क्या चाहिए, जल्दी बताओ? फीमेल गैमेट। चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं, है ना? अब 100 मेल गैमेट कितने मियोसिस करवाएंगे तो मिल जाएगा, जल्दी बताओ, आप खुद से बोलो। 25. 25, वेरी गुड, है ना? और 100 फीमेल गैमेट कितने करवाएंगे तो मिलेगा? सर 100 ही 100, करना पड़ेगा। 100 बार। तो टोटल मियोसिस कितना हो गया? 100 + 25 कितना? 125. आई बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। बस एक ही बात याद रखना Yes, है, sir. एक मियोसिस के बाद 4 मेल गैमेट बनते हैं, मतलब बनता सब में 4 ही सेल है, लेकिन मेल में चारों फंक्शनल रह जाता है, तो हम बोलते हैं एक मियोसिस के बाद 4 मेल गैमेट। फीमेल में भी 4 बनते हैं, लेकिन वो 3 खराब हो जाता है, डीजेनरेट, पढ़ाएंगे सब, एक ही बचता है। इसलिए बोलते हैं कि एक मियोसिस के बाद फीमेल में एक ही मेल फीमेल गैमेट बनता है। इसीलिए हमें चाहिए 100 सीड, ऐसे ही पूछ लेगा, 100 सीड, 100 व्हीट ग्रेन, तो इसका मतलब जाइगोट से ही बनेगा सब। तो आपको 100 जितना पूछेगा ना, उतना जाइगोट आपको चाहिए। आई बात समझ बेटा? अगर मान लो यहाँ मैं लिख दूं क्वेश्चन 500 व्हीट ग्रेन, तो आपको कितने जाइगोट चाहिए? 500। तो 500 जाइगोट के लिए 500 मेल गैमेट, 500 फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट के लिए आप जानते हो कि एक बार में 4 आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे 200, तो कितने में आ जाएगा 200? 8 में 200 मिल जाएगा आपको। अगर मैं पूछूं कि 200 व्हीट ग्रेन चाहिए, तो क्या होगा आंसर, बताओ? 8. 200 के लिए 200 मेल गैमेट, 200 मेल गैमेट कितने बन जाएगा बेटा? कितने मियोसिस में? 8, 15. है ना? और 200 चाहिए हमें, क्या फीमेल है, कितने में बनेगा? 200 में। कितना होगा 200. टोटल आंसर? टोटल आंसर कितना होगा? 216. 215 होगा। 208. 215 होगा बेटा। देखो ना, 200 मेल गैमेट कैसे बनेगा? कितने चाहिए 200 मेल गैमेट के लिए? 50 चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। 250 होगा सर। हाँ ठीक है, 50, हाँ समझ में, क्लियर है सबको बातें? देखो बेटा, 100 के लिए 25 बार करवाना होता है, 200 के लिए कितना करवाना होगा? 50 बार। तो 50 हो गया आपका मेल के लिए, और 200 हो गया फीमेल के लिए, 250 आंसर होगा। क्लियर है? कर दोगे सॉल्व आप ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. कर लोगे? ये सब करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको, ये सब जब चैप्टर देखोगे ना, आपको नोट्स आपको भेजा होगा, आपने लास्ट में देखा होगा कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए, देखा है? किसी ने नोट्स देखा ही नहीं होगा अभी तक, तो क्या देखोगे तुम? इस नोट्स को जब मैंने आपको सेंड किया है, तो आपने देखा होगा लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, है ना? ये देखो, ये सब क्वेश्चंस है लास्ट में, तो जो पढ़ेगा वही देखेगा नोट्स। देखो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट में करवाए होंगे मैंने, इसमें और सही क्वेश्चन सब है। देखो दिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो, Yes. हाउ मेनी मियोसिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 60 व्हीट ग्रेन। तो पूरा आंसर भी दिया, देखो, पॉलन मदर सेल, जिससे पॉलन मेल गैमेट बनता है, तो 4 बनता है। फीमेल में भी और मेल में क्या है, चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। तो 60 चाहिए, तो 15 बार करवाएंगे तो मेल का हो जाएगा। 60 अगेन 60 मेल गैमेट रिक्वायर्ड, मेल में 15 करवाएंगे तो, लेकिन फीमेल में एक ही होता है, तो कितनी बार करवाना होगा? 60 टाइम्स। आंसर 60. क्या होगा?
75 75. है ना? तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर देना, ठीक है बेटा? क्लियर है? Yes. चलो Yes, ठीक है sir. बेटा, बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय।